हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज जंक्शन में। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति पर। आपने पिछली वीडियो में त्रिकोणमिति के सीरीज को देख लिया था। त्रिकोणमिति का सभी क्वेश्चंस को आपको जो भी आई क्वेश्चन उनमें था उन सभी का हल हम लोगों ने देख लिया था। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपने 8.1 एक्सरसाइज से लेकर 8.4 एक्सरसाइज तक के सॉल्यूशन को देख लिया होगा। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, इसमें भी बच्चों को काफी शिकायत होती है कि ये निर्देशांक ज्यामिति उनके समझ से परे है, मतलब उनको समझ में आना दिक्कत हो जाता है, तो उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, इसीलिए हमने अन्य सभी चैप्टर को छोड़ करके सबसे पहले त्रिकोणमिति के बाद में सबसे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर को उठाया है। तो उम्मीद करते हैं जब आप ये पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर रूप से, जिस तरह से आपने त्रिकोणमिति को समझा है, इसी प्रकार से आपको निर्देशांक ज्यामिति भी समझ में आ जाएगा। शर्त बस इतना ही है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और मन लगा करके इसको देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए हम देखते हैं, अपना अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है निर्देशांक ज्यामिति। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हमको अंग्रेजी में जब इसको बोलेंगे हम, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि निर्देशांक, जैसे इसका नाम ही है निर्देशांक, तो निर्देशांक के लिए सबसे पहले आपने 9th क्लास से इस चीज को देखा होगा। इसका थोड़ा सा इंट्रो 9th क्लास में है निर्देशांक ज्यामिति का। तो अब फिर से हम शुरू से बता रहे हैं, जो भी बच्चे 9th क्लास में भी हैं वो भी देखेंगे तो उनको भी समझ में आने लगेगा। तो बच्चों, इसको कहा जाता है कार्तीय तल। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ के लिए जो तल खींचा जाता है उसका नाम क्या होता है? कार्तीय तल। तो कार्तीय तल कहने का मतलब इसमें दो चीज होगा, एक होगा वाई अक्ष, इसको कहा गया है वाई अक्ष क्योंकि इसमें वाई का निर्देशांक बैठेगा, तो इसको कहा जाता है वाई अक्ष। और इनको कहा जाता है जो यहाँ से यहाँ तक है एक्स अक्ष, इसका जो है एक्स एक्स, एक्स और एक्स डैश, ये है इनका अक्ष। तो इस पूरे अक्ष का नाम पड़ा है एक्स अक्ष। तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बिंदु, यहाँ से ही सभी गिनती शुरू होगा। जैसे अगर आप कभी भी निर्देशांक इसका लिखने लगेंगे तो आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा सभी का। जैसे 1 अगर आप लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो इधर भी जब आप चलेंगे तो ये एक्स डैश कहने का मतलब हो गया, एक्स का मतलब होता है क्या कि एक्स का जो भी पॉजिटिव मान होगा, मतलब धनात्मक मान होगा, वो आपको लिखना है इस तरफ। तो एक्स का जो नेगेटिव मान होगा वो आपको लिखना पड़ेगा इस तरफ। ये दोनों ही एक्स के ही मान है, लेकिन एक तरफ आपका नेगेटिव मान चलेगा, मतलब माइनस वाला ऋणात्मक मान, और एक तरफ चलेगा प्लस वाला, तो -4। तो लेकिन यहाँ पर जीरो है बच्चों, ध्यान रखिए कि आपका यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो जीरो से ही सारा गिनती शुरू होगा। तो फिर इधर भी आप जब चलेंगे तो ये y का डैश है, तो इसका मतलब y का माइनस वाला जितना भी मान होगा वो इधर चलेगा, -3, -5, इस तरह -4, इस तरह से चलेगा। और इधर जब आप चलेंगे तो ये y का प्लस वाला मान सब है, तो जिसको आप कर सकते हैं क्या 1। इसी तरह से इसका हम लिखेंगे 2, तो 3, 4 और 5, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये मूल बिंदु जो होता है यहाँ पर, मूल बिंदु, इसको जी, इसका यहाँ से शुरुआत कहाँ से होता है? मूल बिंदु से। तो इसका नाम हम रखते हैं, क्या नाम है इसका? मूल बिंदु नाम है इसका, मूल बिंदु। अब आप आइए, सबसे पहले निर्देशांक का मतलब हम समझ लेते हैं। निर्देशांक कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि जब कभी भी आप इस तरह से मान लिखे हुए देखेंगे, जैसे 3 2 है, -3 5 है, या 5 0 है, या 7 3 है, इस प्रकार से अगर आप मान लिखा हुआ देखेंगे तो इसी का नाम होता है निर्देशांक। निर्देशांक कहने का मतलब हुआ कि जिसमें x और y दोनों मिलकर के मान होगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि अगर हमको पूछा जाए कि मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु को अभी तत्काल मिटाते हैं, और अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए 3 और 2, तो 3 और 2, तो 3 पहले वाला जो मान होता है बच्चों, हमेशा आपको ये बात ध्यान में रख लेना अभी से ही कि जो पहला मान होता है हर एक निर्देशांक के लिए, जैसे अगर हम लिखते हैं 3 2, तो ये पहला मान हमेशा x के लिए होगा और ये हमेशा y के लिए होगा। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये निर्देशांक पर ऐसे ही टाइप से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला मान किसका हो गया? x के लिए, और दूसरा मान हमेशा किसका होगा? y के लिए। तो चलिए x का मान अगर हम लेते हैं यहाँ पर 3 और y का मान कितना लेंगे? 5, तो x का मान 3 है,
तो हम 3 से इस तरह से ऊपर बढ़ेंगे और y का मान हमारा कितना है 5। तो यहाँ पर जो बिंदु मिला है तो दोनों के मिलने से मिला है, मतलब x क्या भी दूरी से मिला हुआ है और y से, तो दोनों को चलने से जिस बिंदु पर ये मिला है उसी का नाम पड़ा है 3 और 5 नाम पड़ा है इसका। क्या नाम पड़ा है इसका? 3 और 5। तो जब 3 और 5 नाम पड़ा है बच्चों तो बस इसी का नाम है निर्देशांक। इसका क्या नाम होगा? निर्देशांक नाम होगा। निर्देशांक मतलब वैसा बिंदु होगा या वैसा अंक होगा जो निर्देश करेगा दोनों को, किसको किसको? तो x को भी और y को। तो पहला मान हमारा किसके लिए होगा? तो x के लिए होगा। दूसरा मान हमेशा किसके लिए होगा? तो y के लिए होगा। तो अब आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 4 भागों में डिवाइडेड, 4 भागों में जब डिवाइडेड है तो हमको सबसे पहले इसका चिन्ह के बारे में जानना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है कि कोई भी मान आपको दे दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में है। तो अब आप जब यहाँ पर चलेंगे तो थोड़ा सा गौर कीजिए कि यहाँ पर ये y का मान और ये है x का मान। तो इसको हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश इसका नाम हुआ। दूसरा इधर आप जब चलेंगे तो इसका नाम है दूसरा चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश भी इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश और इसको कहा जाता है चौथा, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश हुआ, द्वितीय चतुर्थांश हुआ, तृतीय चतुर्थांश हुआ और चौथा चतुर्थांश है। अब अभी तुरंत बताएं आपको कि पहला मान किसका होता है? हमेशा x का, और दूसरा मान किसका होगा? तो y का। तो x का जब मान होगा तो आप यहाँ पर समझिए कि जब आप इस चतुर्थांश में जाएंगे तो इस चतुर्थांश का कोई भी मान अगर आप लेना चाहेंगे तो ये x के लिए भी प्लस, आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये x के लिए भी क्या है? प्लस है और y के लिए भी प्लस है, मतलब दोनों मान इनका जो बैठेगा तो दोनों मान किसके लिए बैठेगा? तो प्लस प्लस। प्लस प्लस आने का मतलब दोनों मान धनात्मक में ही होगा। तो जैसे अगर पूछा जाए हमको कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस। जैसे अगर हमको पूछ लिया जाए कि 3 और 5 कहाँ बैठा, किस चतुर्थांश में है, तो 3 का भी चिन्ह क्या है? प्लस है और 5 का भी चिन्ह क्या है? प्लस है। तो हम तुरंत उत्तर दे देंगे कि वो किस चतुर्थांश में आ जाएगा? तो वो ये आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है बच्चों? तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस। इसके बाद जब आप दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश में सबसे पहले फिर से ध्यान दीजिए कि पहला मान किसका होता है? x का, और दूसरा मान किसका होगा? y का। तो x का मान के लिए चिन्ह इधर आप देख लीजिए सभी नेगेटिव। तो जब सभी नेगेटिव है तो x का कोई भी मान लेंगे तो हमको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, और y का मान इधर देख लीजिए आप प्लस में, प्लस मतलब पॉजिटिव। तो माइनस प्लस, ये दूसरा जो चतुर्थांश में जब आप जाएंगे तो दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? माइनस प्लस, मतलब -3 और 5। इस प्रकार से होगा कि पहला x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। तो माइनस प्लस अगर किसी चीज का चिन्ह हमको पूछा जाए कि -3 और 5 किस चतुर्थांश में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो किस चतुर्थांश में है, तो वो है सेकेंड, मतलब दूसरे चतुर्थांश। अब आप अपने से बना सकते हैं कि आपके दिमाग में चला गया होगा कि ये तीसरे चतुर्थांश का तब चिन्ह क्या होगा बच्चों? तो x का चिन्ह आप देखेंगे और y का भी चिन्ह देखेंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि x का भी चिन्ह इस चतुर्थांश में क्या है? माइनस, और y का भी चिन्ह क्या है? तो माइनस। तो इसका भी चिन्ह क्या हो गया? माइनस माइनस, किसका? तीसरा चतुर्थांश का। मतलब सवाल हमको इस प्रकार से मिलेगा कि -3 और -5 किस चतुर्थांश में है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये निश्चित तौर पर पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिए कि माइनस और माइनस, जैसे -3 और -5 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस माइनस दोनों में लगा हुआ है, इसलिए वो किस चतुर्थांश में होगा? तो तीसरा चतुर्थांश में होगा। अब आप आइए चौथा चतुर्थांश में। तो चौथा चतुर्थांश में जब आप जाएंगे तो x का चिन्ह है प्लस और y का चिन्ह है माइनस। तो चौथा चतुर्थांश के लिए चिन्ह क्या हो गया? प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से आपने सभी चिन्ह को देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे जब आप, तो ये मूल बिंदु जब आप चलेंगे तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु, मूल बिंदु का निर्देशांक बच्चों 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और अब आप इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो इस प्रकार से आप नोट कर, अच्छा उससे भी पहले एक चीज और आप समझ ही लीजिए
कि जब कभी भी आपको लिखा हुआ आ जाता है कि 5 0 या नहीं तो 0 5, इन दोनों का आखिर अर्थ क्या है? कि 5 0 अगर कोई भी मान इस तरह से लिखा हो कि 3 5 अगर लिखा है तब तो क्लियर है कि 3 x का लेंगे और 5 y का लेंगे और जहां पर दोनों मिलेगा हो जाएगा। तो लेकिन जब इस तरह से मान हो कि 5 0, तो 5 किसका मान है बच्चों? 5 है x का और y का मान कितना है इसमें? 0। तो y का मान जब 0 है तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब पूछा जाए कि 5 0 किस अक्ष पर बैठा है, ये अक्ष में पूछा जाएगा। पहले ही आपको पूछा जाएगा प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, उसके लिए आपको नंबर जैसा मिलेगा, जैसे 3 5 मिला, 5 3 मिलेगा, -5 3 मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। लेकिन जब ये 0 वाला आपसे पूछा जाएगा तो वो अक्ष पर बैठता है। तो अक्ष कौन सब है हमारे पास? एक है x अक्ष और एक है y अक्ष। तो जब इस प्रकार से पूछा जाए कि 5 0 किस अक्ष पर बैठेगा, ध्यान दीजिए, इसमें आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि मान आखिर है किसका। तो मान आप जब देखेंगे तो मान है केवल किसका? x का, और y का मान क्या है? 0। तो जिस किसी का भी मान 0 होगा वो उस अक्ष पर नहीं बैठेगा। तो y का निर्देशांक, अगर y का मान यहाँ पर 0 है तो इसका मतलब ये y निर्देशांक पर नहीं बैठेगा, वो किस अक्ष पर बैठेगा? तो x अक्ष पर। अगर पूछा जाए 5 0 कहाँ होगा तो आप यहाँ ग्राफ पर भी देख सकते हैं। अगर हमको पूछा जाए 5 0 तो जिसका मान है केवल उसी पर बैठाएंगे। तो x के लिए 5 लेना है हमको, तो यहाँ पर 5 तक खींच देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि y का मान तो है ही नहीं, y का मान कितना? 0। तो इसका मतलब ये बैठेगा कहाँ? तो यहाँ बैठेगा, और यहाँ बैठेगा तो इसका मतलब हो गया, इसका नाम क्या हुआ? 5 0। अब आप क्लियर देखिए कि ये x अक्ष पर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से जब आपको पूछा जाए कि 0 5 है, इस पर क्या हो गया कि x है 0 और y है 5। तो इस बार मान किसका है? तो मान है y का। तो जिसका मान होगा उसी पर बैठेगा। तो मान इस बार किसका है? मान है 5, जो y का मान है, तो यहाँ बैठ जाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आपको ऐसा नहीं लगे कि 0 5 और 5 0 एक ही चीज नहीं है, एक चीज। जब कभी भी x अक्ष पर कोई चीज बैठेगा तो उसमें x का मान होगा और दूसरा y का मान 0 होगा। इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि x 0 किस अक्ष पर बैठेगा? तो x अक्ष पर, और 0 y ये बैठेगा y अक्ष। ये दोनों को ध्यान में रखना है कि x अक्ष पर ये बैठता है और y अक्ष पर ये बैठता है। तो जो कुछ नोटेबल चीज है वो आपको हम बगल में लिख देते हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इससे हम जो सब सीखे हैं वो सभी चीज को हम पहले लिखते हैं कि एक तरफ से हम जो लिखे हैं। तो पहला, हम पहले सबसे पहले मूल बिंदु का निर्देशांक सीखे हैं। बच्चों ये भी पूछा जाता है, ये सभी पीबीआई नोट, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक बराबर 0 0 होता है, याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। उसके बाद फिर सभी चतुर्थांश का चिन्ह ले लेते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हो जाएगा? तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस। अगर आप जैसे देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 3, इस प्रकार से रहेगा सवाल। दूसरे चतुर्थांश का जब आप चिन्ह देखेंगे तो दूसरे चतुर्थांश का चिन्ह है हमारे पास में माइनस प्लस, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं -5 और 3। ये उदाहरण के तौर पर आपको दिया जा रहा है। तीसरा चतुर्थांश जब आप देखेंगे, तीसरा चतुर्थांश, तो इसका चिन्ह होता है माइनस माइनस, जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं -5 -3। इसी प्रकार से चौथा चतुर्थांश में जब आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या चीज? तो प्लस और माइनस, जिसका आप चिन्ह ऐसे देख सकते हैं 5 और -3, इस प्रकार से दे सकते हैं। दूसरा, और इससे आगे जो अभी हम सीखे हैं कि x अक्ष पर x 0 मतलब, या इसका जैसे बाद में दे देते हैं x 0 किस अक्ष पर बैठेगा? तो x अक्ष पर बैठता है, x अक्ष पर होगा। इसी प्रकार से x 0 है तो फिर 0 y ये बैठेगा y अक्ष पर होगा। जिस तरह से इसका अगर हम एक जैसे लेने, एक जैसे के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं 7 0, इसमें आप लिख सकते हैं 0 7।
तो मूल बिंदु का निर्देशांक से लेकर के आपने ये अभी सीख लिया कि प्रथम चतुर्थांश का कौन सा चिन्ह होगा, द्वितीय का कौन होगा, तृतीय का कौन होगा, चतुर्थ का कौन होगा। उसके बाद फिर जो भी नोटेबल चीज है बच्चों वो हमने यहाँ पर लिख दिया। जो वीवीआई क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर अक्सर पूछा जाता है ये सभी सवाल। इनमें से आपको जो भी अच्छा और एक चीज छूट गया बच्चों, ध्यान रखिए कि एक्स अक्ष को कहा जाता है भुज और वाई अक्ष को कहा जाता है कोटि। याद रखना है आपको। जैसे 3 और 5 अगर लिखा हुआ है तो इसमें एक्स का मान ये है और वाई का मान ये है। तो एक्स अक्ष को अगर पूछा जाएगा तो एक्स का जो निर्देशांक होता है उस निर्देशांक का नाम होता है भुज, ये भी पूछा जाता है। और वाई निर्देशांक जो होता है उसको कहा जाता है कोटि। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 और 5 में भुज कौन सा है तो भुज आपका 3 होगा। इसी तरह से कोटि कौन होगा तो कोटि आपका 5 होगा। इसको भी याद में रख लेना आपको कि भुज और कोटि में से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो ये इनका इंट्रो था। आप जो ये कार्तीय तल आप पढ़े हैं, कार्तीय तल में से ये सभी बिंदु के बारे में आप जाने। निर्देशांक किस प्रकार से होता है ये भी आप देख लीजिए कि निर्देशांक जो होता है, निर्देशांक दो बिंदु से मिलकर बनता है, वो उसमें एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा और एक्स हमेशा पहले रहेगा और वाई उसके बाद में। ये बात को भी आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये पूरा जो चलेगा निर्देशांक ज्यामिति, अब से आपको केवल ये लिखा मिलेगा। अब आपको बार बार ये समझाना नहीं पड़े कि एक्स अक्ष की जगह पर क्या है और वाई की जगह पर क्या है, या एक्स निर्देशांक कौन सा है और वाई निर्देशांक। आपको दिमाग में रख लेना है कि पहला निर्देशांक हमेशा एक्स होगा और दूसरा निर्देशांक हमेशा वाई होगा। तो चलिए अब अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज बच्चों है यहाँ पर, जैसे कि फिर से हमको लिखना पड़ेगा कि कार्तीय तल एक बार आप देख लीजिए। ये हमारा क्या है, कार्तीय तल। इन दोनों तलों के बीच में कोई एक बिंदु, जैसे ये है वाई और ये है वाई डैश, यहाँ है एक्स और ये है एक्स डैश और बीच में है इसका जी। अब आप समझिए कि एक इस तरह से है बिंदु कोई, जिसका पहला मान है ए और दूसरा है बी। तो अगर ए है और यहाँ पर क्या है बी है, तो दोनों में से अगर इसका भी निर्देशांक लेना होगा और इसका भी निर्देशांक कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जहां पर ये बिंदु कटेगा तो उसका निर्देशांक होगा। तो अभी हम कोई भी बिंदु नहीं ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर केवल लिख रहे हैं क्या, तो एक्स वाई के जगह पर लिखेंगे हम x1 और y। इसका कोमा देकर लिखना है। वो इसलिए x1 दर्शाए हैं क्योंकि आपको अलग लगना चाहिए, क्योंकि दोनों में अगर आप केवल xy यूज करेंगे तो आपको सूत्र में बैठाने में दिक्कत होगी। तो ये हुआ x1 y1 पहला निर्देशांक जो है हमारा a के लिए, और दूसरा निर्देशांक को हम मानते हैं x2 और y। ये दोनों निर्देशांक जब आप मान लिए तो इनके बीच का दूरी पूछा जाता है। जब कभी भी इस तरह से पूछा जाए कि a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए और a के मान a का भी निर्देशांक आपको दिया हो और b का भी निर्देशांक आपको दिया हो, तो दोनों के बीच की दूरी को आपको ज्ञात करना हो तो आपको दूरी सूत्र को याद रखना पड़ेगा। और याद रखिए बच्चों, अभी जो आप चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 में इनका, तो 7.1 एक्सरसाइज में केवल आपको यही मिलने वाला है, केवल इसी टाइप का, इसी से ये दूरी सूत्र का ही प्रयोग से सभी सवाल बनेगा। तो इसीलिए आप दूरी सूत्र का देख लीजिए कि क्या होता है। दूरी सूत्र बराबर होता है बच्चों ए और बी, इसका पूरा दूरी हुआ ए बी, इनका पूरा दूरी हुआ। तो आप इसको लिख सकते हैं, दूरी सूत्र को याद रखना है कि ये दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, रट्टा मान लेना है। ए बी बराबर, जैसे दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है बस पहले वाले से पहले वाले इधर ऐसे घटाना, ध्यान रखिए। आपको और देख कि आपको घटाना कैसे है, x2 से पहले वाले से पहले वाले मैंने उल्टा करके x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर आपको दूरी सूत्र पूछा जाए, मूल बिंदु से अगर किसी निर्देशांक का दूरी पूछा जाए, मूल बिंदु से दूरी अगर पूछा जाए आपको, तो आपको याद रखना है मूल बिंदु से दूरी का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये उनका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसमें दो चीज होना चाहिए, दो चीज में से एक ही चीज क्यों है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक बच्चों आपको पहले से पता है
कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो है वो 0 0 होता है। तो पहला ही बिंदु इसका क्या हो गया 0 0 है। तो अब आप जब इसको घटाएंगे तो x2 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पर x2 नहीं लिखा गया इसलिए कि ये अगर मान के चले कि x 0 0 है यहाँ पर और ये है x, इस तरह से अगर है कि यहाँ पर है 0 0 पहला बिंदु और दूसरा है x1 x और y, इसलिए x1 y1 नहीं लिखा गया इसमें क्योंकि ये पहला मान तो है तो 0 है। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा और फिर y माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, इस पर हमारा रूट होगा। तो x में से 0 घटाएंगे तो x स्क्वायर और y में 0 घटाएंगे तो y स्क्वायर, इस प्रकार से हमारा आता है। इसलिए हम सीधे आपको लिख के दिखाते हैं कि मूल बिंदु से जब दूरी ज्ञात करना हो तो रूट अंडर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस सूत्र में भी बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि मूल बिंदु से दूरी निकालना केस निकालने में किस प्रकार से दिक्कत होने लगता है। तो वो आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर ये आप देख ध्यान से अगर देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपसे। मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। चलिए अब आप आगे बढ़ेंगे हम। एक होता है संरेखी, संरेखी का मतलब आप समझिए, संरेख, संरेखी बिंदु, संरेखी बिंदु का मतलब होता है एक ही रेखा पर बैठा हुआ बिंदु। जैसे जैसे यहां से हम इस तरह से नहीं, यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तो जब कभी भी संरेखी बिंदु अगर होगा तो संरेखी बिंदु कहने का मतलब समान, यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं ए और इसको माने बी और इसको मानिएगा पी, ठीक है। तो जब आप इस तरह से मानेंगे संरेखी बिंदु को, तो समदूरस्थ को बिंदु को हम देखते हैं, या फिर समदूरस्थ बिंदु मतलब क्या होता है। चलिए, तो समदूरस्थ बिंदु का मतलब होता है सम मतलब बराबर, दूर का मतलब दूर, अस्त का मतलब होता है स्थित होना। तो एक बिंदु जैसे मान लेते हैं यहाँ पर P है, P से ये A और P से ये B, ये दोनों अगर एक साथ यहाँ पर है P से A का दूरी और P से B का दूरी अगर समान दूरी पर है, ये दोनों अगर इससे P से B समान दूरी पर कौन है A और P से समान दूरी पर कौन है B, जब इस प्रकार से हो तो उसी का नाम होता है समदूरस्थ। जब कभी कोई बिंदु समदूरस्थ होता है तो समदूरस्थ बिंदु के लिए हमारे पास शर्त है, तो हम यहाँ पर वो भी सूत्र लिख देते हैं आपको कि समदूरस्थ बिंदु के लिए हमारे पास क्या सूत्र है। समदूरस्थ बिंदु हो तो समदूरस्थ बिंदु अगर हो तो P से अगर बिंदु यहाँ पर जो हम लिखे उस प्रकार से बिंदु P से यदि A, मतलब हम किसको माने हैं A, तथा B की दूरी सम दूरस्थ हो तो, अगर A तथा B का दूरी किससे समदूरस्थ है P से अगर समदूरस्थ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं वो इस शर्त को पूरा करेगा कि AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर AP माने क्या और BP माने क्या। AP का मतलब जब कभी भी आप इस तरह से देखेंगे चीजों को, जैसे यहाँ आप देखिए AB लिखा हुआ है, AB का मतलब हुआ A और B का बीच का दूरी, ठीक है। तो इसी प्रकार से AP का मतलब हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, तो दूरी सूत्र पर बैठाएंगे इसको हम AP को भी, अब फिर यहाँ से PB को भी हम दूरी सूत्र पर बैठाएंगे और दोनों पर स्क्वायर देंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये शर्त पूरा होगा कौन समदूरस्थ का। तो समदूरस्थ अगर कोई बिंदु अगर सवाल में लिखा हुआ कि बिंदु समदूरस्थ है तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इसी से आपको सवाल बनेगा AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। तो ये हो गया आपको समदूरस्थ के लिए। अब बाकी बच्चों इनमें से केवल फॉर्मूला ही है, तो फॉर्मूला आप देखते जाइए। अब आते हैं हम विभाजन सूत्र पर। विभाजन सूत्र, जो मूल चीजें हैं वही हम आपको बता रहे हैं।
क्योंकि आपको ज्यादा डीपली नहीं समझना है, आपको ज्यादातर उतना ही चीज को समझना है जितना चीजों से आपका काम निकले, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ ले। और डीपली ज्यादा समझने का कोशिश आपको नहीं करना है, डीपली समझने से कोई उस तरह से फायदा नहीं होता है। और आपको जिस तरह से समझाया जा रहा है उस तरह से आपका जब सवाल नहीं बनेगा तब आप हमको कर सकते हैं। आपको जिस तरह से समझाया जा रहा है बस आप ध्यान से देख लीजिए। विभाजन सूत्र का मतलब होता है जब कोई दो बिंदु है, ये है ए और यहाँ पर है बी, इसको एक बिंदु यहाँ पर है पी, ठीक है। तो ए और बी को एक बिंदु पी जिस जगह पर विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए तो ये निकलेगा विभाजन सूत्र से। तो अब आप फिर से सुन लीजिए, फिर से ध्यान से आप देखिए क्या बोले अभी हम, कि जब कभी भी ए और बी दो बिंदु आपको दिया रहेगा तो तीसरा बिंदु जैसे पी है, ये पी कहीं ना कहीं इसको अगर विभाजित करता है, यहाँ पर कहीं पर बैठा हुआ है, इनके बीच में कहीं बैठा हुआ है, तो आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु पी जो स्थित है इस पी का निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए। तो जब पी का निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो आपको प्रयोग आएगा ये निर्देशांक। फिर से आप समझिए एक चीज, दूरी सूत्र वो दूरी निकालने के, जैसे ए से बी तक का दूरी अगर आपको ज्ञात करना है तो दूरी लिखा रहेगा सवाल कि दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप प्रयोग करेंगे दूरी सूत्र का। और जब आपको पूछा जाएगा कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना है जिसका नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के लिए आपको जैसे यहाँ पर है ए और बी, तो बिंदु यहाँ पर है पी जिसको हम मान लेते हैं एक्स वाई है वो बिंदु जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और इसका पहले वाले का बिंदु को मानते हैं x1 y1 और दूसरे वाले बिंदु को मानते हैं x2 y2। हमको ज्ञात क्या करना है बच्चों, हमको ज्ञात करना है pxy, मतलब ये बिंदु। तो अब आप एक चीज गौर कीजिए कि ए से लेकर बी तक इसमें आपको अनुपात का भी काम पड़ेगा। तो एपी का अनुपात मान लेते हैं कि है 1 और इधर है भाग 2। तो इसका अगर आप मानेंगे कि पहला अनुपात को अगर आप इसका मान लेंगे m1, मतलब a बट्टे p को मान रहे हैं आप m1, और p से b तक का अनुपात को आप मान रहे हैं m2, तो मतलब ये अनुपात बन गया हमारा m1 अनुपात m2। तो x1 y1 है, x2 y2 है, जिसको बिंदु p क्या करता है विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है तो m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है अगर, तो हमारा सूत्र ये बनेगा जिसको हम निर्देशांक सूत्र भी कहते हैं, या इसी का नाम होता है विभाजन फॉर्मूला, जैसे विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र जो होता है बच्चों, विभाजन सूत्र होता है m1x2, याद रखिएगा m1x2 प्लस m1x2 तो विभाजन सूत्र जो होता है बच्चों m1x2 प्लस m2x1 बट्टे m1 प्लस m2, ये होता है पहला। ये किसका निर्देशांक हुआ, हम अभी निकाल रहे हैं बच्चों pxy के लिए, px मतलब ये इसके लिए। तो जब x वाले का निर्देशांक ये हुआ तो अब y के लिए फिर चलेगा, यहाँ कोमा देंगे, फिर सेम चीज लगाएंगे, m1 y2 करेंगे इस पर और m2 y1 और बट्टे में होगा m1 प्लस m2। ये हुआ अंत विभाजन के लिए, किस विभाजन के लिए हुआ, अंत विभाजन। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला है अंत विभाजन के लिए, अंत विभाजन। अंत विभाजन करने का मतलब जब कभी भी अंदर ये बिंदु बैठा हो तब इस प्रकार से सूत्र चलेगा प्लस के लिए, लेकिन जब यही बिंदु बाह्य रूप से विभाजित करता है तब इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। जब बिंदु P एक्स वाई ए बी को बाह्य रूप से विभाजित करे तब, विभाजित करें तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केवल यहाँ जो आप प्लस देख रहे हैं ये दोनों जगह,
इनको बदलकर आप माइनस कर देंगे, बस हो जाएगा काम आपका। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं पी एक्स वाई, अगर बाहरी बाहरी का मतलब अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो, ये ए है, नहीं यहाँ पर हो पी, यहाँ है ए और यहाँ है बी, तो ये बाहरी रूप से विभाजित हुआ, बाहर मतलब इसके अंदर नहीं है, ये कहाँ है, बाहरी रूप से। तो बाह्य रूप से अगर विभाजित करेगा तो इनका फॉर्मूला होगा क्या, तो पी एक्स वाई बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, नहीं प्लस नहीं, जब बाह्य रूप से अगर ये विभाजित करता है किसी को तो पी एक्स वाई बराबर होगा m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2, फिर दूसरा कॉमा में हो जाएगा हमारा m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। तो बच्चों हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा ये है विभाजक सूत्र। तो हमको अभी 7.1 में और 7.2 तक के लिए शायद 7.1 ये इतना दिया हुआ जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला जब आप याद कर लेंगे तो कल हम एक्सरसाइज 7.1 लेकर के चलेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में आपको केवल दूरी सूत्र से आपका काम निकल जाएगा, और उससे अगला जो एक्सरसाइज है उनके लिए आपको ये सूत्र का जरूरत पड़ेगा। तो केवल अगर आप ये सूत्र को याद रखेंगे तो आपको आगे आने वाला जो एक्सरसाइज है 7.1 7.2 जो भी एक्सरसाइज आएगा निर्देशांक का, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं। तो आज भर के लिए इतना ही काफी है बच्चों। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाकर के इस वीडियो को देखेंगे और देखने के बाद में जो भी चीज को आपको समझ में नहीं आता होगा, पहले से नहीं आया है, तो उन सभी चीजों पर गौर करेंगे और सबसे पहले जाकर के निर्देशांक का ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को सबसे पहले आप याद करें, ताकि आपको कॉपी उल्टाना नहीं पड़े। और जब ये याद कर लेंगे तो जब हम कल एक्सरसाइज पर आपको ले जाएंगे एक्सरसाइज 7.1 में, तो उनमें जो भी वीवीआई टाइप का क्वेश्चन होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा वो समझने में आपको परेशानी नहीं। तो आप सबसे पहले जाकर के इनके ये सभी सूत्र को याद कीजिए, और जब हम कल आएंगे नए वीडियो के साथ में तो कल इसका एक्सरसाइज 7.1 का हल देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, गुड बाय, मन लगाकर पढ़ा कीजिए।